हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है डे 18 और पेनेशिया 40 डेज स्ट्रैटेजी आपकी यूट्यूब के लिए। जब ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी खत्म हो जाएगी तो आई विल स्टार्ट न्यू स्ट्रैटेजी फॉर जीटी। और फिलहाल तो जो है ये क्वेश्चंस है, आज क्वेश्चन जो है मैंने मिला जुला के लिए हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं और मेरे जो पेड बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे हालांकि देखते तो वो भी हैं ये सीरीज, और वो मुझे बोल रहे हैं मैडम आप बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ा रही हो। तो देखिए बात ये है कि सिलेक्शन तो वो लेगा जिसमें जो योग्य कि मैं किसी को चाहता हूँ कि मैं वाकई में इस काम में ये आप ये बात सोचिए, हम दो क्वेश्चन रह गए थे, 5 क्वेश्चन आगे की हिसाब से आप उसी हिसाब से करिए। अभी वो भाई देखो वो वही है, अगले महीने डेट है। अब बाकी अगर कुछ चेंज होते हैं तो विदाउट लेट्स स्टार्टेड। चलिए पेनेशिया ऑफ 40 डेज स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन नंबर ये थोड़े से क्वेश्चन मिला जुला के आज ग्रामर का ज़्यादा है पार्ट। तो आप ये देखिए पहला क्वेश्चन डैश कनेक्ट और सेपरेट कोऑर्डिनेट एंड या हाइट। भाई देखो पहले पढ़ो और उसके बाद समझो। बात ये है जो आपको कभी भी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को अगर ऑर्डिनेट आ रहे हैं पहले आप कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को वाला जो इसका आंसर है सेमीकोलन। और इस जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूं तो यहाँ पर है गॉड मेड द कंट्री एंड द टाउन। ये दो अलग अलग क्लॉजेज हैं, हालांकि कनेक्टेड क्लॉजेज हैं। देयर आर टू क्लोजली कनेक्टेड क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अलग जो किया जाता है कॉलन से, आप यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं, बट अगर आप एंड को ओमिट कर कर क्या लगा रहे हैं वहां पर सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं। द आंसर इज सेमी कॉलन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डैश इज प्लेस ऑफ omitted लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस की चीज इंपॉर्टेंट, कॉमा एपोस्ट्रोफी डैश या न, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, अगर मैं यहाँ पर आई हैव लिख रही हूँ कॉन्ट्रैक्टेड, ये है आई हैव, ठीक है। अगर हम लोग कैनॉट को कैनॉट कांट लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्या कहलाइए तो मार्क ऑफ ये जो वाला जो पंच मार्क क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफ, दैट इज अपोस्ट्रोफ। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज आफ्टर इंटरजेक्शन एंड अदर फ्रेजेस सडन इमोशन। तो इसके भी एग्जांपल्स के साथ ही मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगी। और एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए, देखिए जैसे अगर यहाँ पर पहला है ये इसको एक एक को मैं आपको इसमें बताती हूँ। एक्सक्लेमेशन इज मार्क, एक्सक्लेमेशन वो पंचुएशन वाले डायरेक्ट क्वेश्चन ना, कभी पंचुएशन
द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस, आफ्टर सडन इमोशन। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं व्हाट अ लवली गर्ल, सडन इमोशन बता रहा है, तो यहाँ पर आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, तो जो आपका ए वाला पार्ट है दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव सेकंड वन। द इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड बिफोर द नॉमिनल एड्रेस, एक्सक्लेमेशन मार्क इज फॉर द नाउन। इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ पर आगे पढ़ें तो मैं इसको बताती भी हूँ क्या है, और थर्ड भी पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज यूज्ड ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये आना चाहिए। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं वेयर आर यू गो, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली, दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आस्क द indirect form, said to me where I lived, that is called indirect question. So where are you going, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दिस एब्सोल्युटली करेक्ट। द सेमीकोलन इज सेपरेट अ सीरीज ऑफ रिलेटेड क्लॉजेस, ये बिल्कुल सही है। ये वाला भी जैसे अगर हम, मैंने अभी इसका एग्जांपल भी दिया था, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द मैन, मैन मेड द टाउन, और वो रिलेटेड है, सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसमें सही गलत जवाब जो है ये व्हेन द इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड बिफोर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसको मैं आपको इसका एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे इसका है when the interjection is placed o for the nominative of address, the exclamation mark is put for the noun। तो अगर हम कहते हैं ओ गॉड, ठीक है, तो यहाँ आफ्टर लगाते हैं नाउन के, ऐसे नहीं लगाते। यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत है। द इनकरेक्ट वन इज बी, इज द इनकरेक्ट वन। लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर्स। सिंपल सेंटेंस में आपको इसे बदलना है, सिंपल सेंटेंस के हिसाब से ही बताइएगा क्या होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस वो एक ही फाइनाइट वर्ब, द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इनडोर्स। अगर आप ये देखें तो ये दो क्लॉजेज हैं, वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इनडोर, ये कंपाउंड सेंटेंस। सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर व्हाई, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट बीइंग अ बैड वे, ना तो ये है कि बीइंग यहाँ पे द वेदर बीइंग बैड वी स्टेड इनडोर, यहाँ पर ये आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो द आंसर इज Milton had worked on a drama for years which later became a famous epic, Paradise Lost. What was that drama called? मिल्टन ने मतलब पैराडाइज लॉस्ट, मतलब एक ड्रामा पे काम कर रहे थे, बाद में उनका नाम जो है वो पैराडाइज लॉस्ट रख। ड्रामा का नाम क्या था? एडम एंड पैराडाइज या पैराडाइज लॉस्ट? आंसर है दैट इज एडम अन पैराडाइज। Dash is a direct and vivid comparison between two things equally considered distinct or unrelated। आप सबसे पहले इसको जो है पहले पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले चाहे सिमिली हो या मेटाफर हो, दो चीजों में दो में कंपैरिजन करते हैं, सिमिलैरिटी डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, बट देयर शुड बी वन पॉइंट इन कॉमन, से कहते हैं। अब ये कहते हैं ही लाइक घोस्ट, इंसान की तुलना घोस्ट से कर रहे हो, तो डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि लाइक और एज का यूज। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब होता है कि इम्प्लाइड सिमिली, आप किसी चीज मान लेते हो, जैसे ही इज द लायन ऑफ इंडिया, ही की तुलना लायन से कर वर्ड्स हैं वो करे, तो इसका है यूजुअली कंसिडर्ड। आंसर है आपका दैट इज जी, दैट इज मेटा। हाइपरबोली और कंपैरिजन तो है ही नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा।
Dash is when an author inserts famous quotation, poem, song, or other short passage or text at the beginning of a larger text. What is that called? Epigraph, photograph, calligraph, hectograph. तो देखिए, जब इसको इसका आंसर है एपीग्राफ। जब कोई पोएट जो है वर्क स्टार्ट करता है, उससे पहले कोई जो है वर्क से हो सकती है, किसी प्ले से हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एपीग्राफ। कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी अग्री, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? कैन टू वॉक टुगेदर, क्या दो लोग साथ चल सकते हैं? तक जो है वो साथ, मतलब एक्सेप्ट दे बी अग्रीड। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इंटेरोगेशन, दैट इज इंटेरोगेशन। इसके बारे में और आप लोगों को बता देती हूँ, तो आपने भी यही लगाया हो, और इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ। देखिए, इंटेरोगेशन, या जिसे आप ये कह सकते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, wasn't it wonderful when we ask a question, but we ask the question only for the sake of emphasis. We are not expecting any sort of answer. Person may or may not give the answer. तो वो तो है रिटोरिकल क्वेश्चन, वी डू नॉट एक्सपेक्ट द आंसर। का आंसर है आपका दैट इज इंटेरोगेशन। उसके बाद हम आगे नाइन्थ है, इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ शेक्सपियर रॉट ट्रेजिक कॉमेडीज एंड हिस्ट्री ट्रेजेडीज नैरेटिव। भी ढंग से पढ़ रखा है, अगर ढंग से भी ना पढ़ा हो तो बेसिक पढ़ रखा हो तो सबको पता के लास्ट प्लेस को ट्रेजी कॉमेडीज आता है। दैट इज विंटर स्टेट, टेम्पेस्ट, ये सारे के सारे उनके ट्रेजी कॉमेडी। Who wrote the following lines? What needs my Shakespeare for his own bones? The labor of an age in piled stone, that his hallowed relics hid under a starry pyramid. किसने कहा है? लाइन जो है मैं सामने से हट भी जाती हूँ। जॉन मिल्टन, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड। अब इनमें से एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही, और तो कहेगा बट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, कहा है बाय जॉन मिल्टन। ठीक है जी, कोट बाय जॉन मिल्टन। और ये वही विवादास्पद, मतलब हम ऐसे विवादास्पद पोएम नहीं है, ऑन शेक्सपियर से ली गई है, ये के द्वारा कंपोज करी गई पोएम है। दैट वाज रिटन इन 1630 बट दैट गॉट प्रिंटेड इन 1632। पर क्या कर सकते हैं, आयोग ने माना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ये करना है इनकरेक्ट कौन सा है। अ फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, टू पेयर ऑफ वर्ड्स करें सेपरेट, यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए। कॉमा इज यूज सेपरेट each pair of words connected by and. The question mark is used instead of the full stop after an indirect question. The dash is used to indicate an abrupt stopping. एक एक करके करते हैं। A full stop marks the end of a declarative sentence. यानी कि किसी सेंटेंस को जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी का जो है इसका एग्जांपल देती हूँ। A comma is used to separate each pair of words connected by and। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि I bought जो है पेन एंड पेपर, कॉमा, पेंसिल एंड
शार्पनर, तो ये जो है जब ईच पेयर को आप अलग करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप बोलते हैं, यहाँ पर आपने लिखा ही सेड हाउ आर यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, लेकिन ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ फुल स्टॉप लगता है। यही आपका जो है वो सेंटेंस का ये वाला ऑप्शन गलत है। और डैश जो है वो अब्रप्ट स्टॉपेज को बताता है। इसका भी एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। डैश 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 का डैश 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 इज यू, ये इवन टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। द डैश इज यू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। तो यहाँ पर इसी का एग्जांपल है। जैसे अगर ये है इफ माई फादर वर अलाइव डैश बट वाई लेमेंट द पास्ट, जैसे है यहाँ पर इफ माई फादर वर अलाइव डैश वाई लेमेंट ओवर पास्ट, ये एग्जाम्पल है। ये वाला भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मूव, सिंस यू से सो आई बिलीव इट, द अंडरलाइंड वर्ड इज, अब पहले वर्ड तो अंडरलाइन कर दूं, सिंस, since है underlined word, since you say so I believe it, the underlined word is I believe, since you say so। यहाँ पर अगर since जो है जैसे I have been, अब आपको लगे ये preposition है, I have been working since morning, तो यहाँ पर ये preposition तब है जब आप जो है since preposition तब है जब वो अपने बाद एक सिंगल वर्ड नाउन लेगा, प्रोनाउन लेगा, gerund लेगा। लेकिन जब पूरा का पूरा आपका क्लॉज आएगा तो वो सिंस एक प्रेपोजिशन नहीं है, वो कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, टाइम बताने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, क्या ये सही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय द वर्ब इन, करेक्ट ढूंढ, करेक्ट ढूंढना, करेक्ट। अब आप लोग पहले देख लो, फिर उसके बाद मुझे बताना। पहले दो तो देख लो, दो तो पढ़ लो। देखिए, अब मैं यहां से आगे बढ़ती हूँ। देखो जी, द कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलमोस्ट फॉलोड बाय देन, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में टू भी आता है, ही इज सीनियर टू मी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नहीं होते, ईच, नीदर, नन, ये होते हैं। और हमेशा जैसे नन है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कुछ दे सकता है, उसलिए वैसे सिंगुलर ही होते हैं। व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस इट बिकम्स इंट्रांजिटिव, और द प्रेजेंट सब्जंक्टिव इज इंडिकेट अ सिचुएशन अनरियल। भाई डी वाला है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव अनरियल सिचुएशन को नहीं बताता है, पास्ट सब्जेक्ट में एक ही ठीक है जब ट्रांजिटिव वर्ब को, व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस इट बिकम्स इंट्रांजिटिव। जब एक ट्रांजिटिव वर्ब को पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो वो जो है इंट्रांजिटिव बन जाता है। ठीक है जी। Some people dash themselves into believing that they are indispensable to their organization, dilute, denigrate। तो ना खुद ही धोखा देते हैं, हम नहीं होंगे तो काम नहीं, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? डिल्यूट। सम पीपल डिल्यूट, तो खुद ही को धोखा देते हैं कि हम नहीं होंगे, धोखा देने को बोलते हैं डिल्यूट।
रहना। द अल्फा एंड ओमेगा, ये ईडियम है, पहले आप इसके ऑप्शन देखिए फिर उसके बाद बताइएगा कि द अल्फा एंड ओमेगा इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा। अल्फा है, वैसे तो सामने ही दिख रहा है कि क्या मीनिंग होगा, मगर फिर भी अगर आप लोग एक बार देख, क्योंकि कभी भी ना क्वेश्चन को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ऑप्शन सारे पढ़ना चाहिए, चाहे आपको पहला ही ऑप्शन पता है कि ये जो है यही आंसर होगा, फिर भी सारे पढ़ने चाहिए। है द बिगनिंग एंड द एंड, द बिगनिंग एंड एंड होना चाहिए वैसे ये, द बिगनिंग एंड एंड। 50 क्या, इन पे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ब। 1, the verb make is followed by bare infinitive. The verb discuss, describe, order and request a transitive verb. Modifies the word it succeeds in place of to where it can be used. भैया देखो पहला है ऑप्शन आपका, द वर्ब मेक इज फॉलोड बाय बेयर। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, तो ये जो है आपका ये पॉजिटिव वर्ब है और यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया। वी डिस्कस्ड द मैटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब से बिना ऑब्जेक्ट के यूज ही नहीं होते। वी डिस्कस्ड व्हाट, द मैटर, वी डिस्कस्ड द मैटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। टू मॉडिफाइज द वर्ड इट सक्सीड्स, यानी कि टू हमेशा उस शब्द को मॉडिफाई करता है जिसके बाद आता है। जैसे आई टू हैव अ लव स्टोरी, एक बहुत फेमस किताब का नाम है आई टू हैव अ लव, मेरी भी एक प्रेम कहानी है, इसके बाद लग जाता है, इसी को मॉडिफाई करता है। इन स्पाइट इन प्लेस ऑफ टू वेरी कैन बी यूज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टू जो होता है वो नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं और वेरी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए यूज करते हैं। आप जो है टू के जगह पर वेरी का यूज नहीं कर सकते, समझे, तो यही पॉइंट गलत है। He lived in the middle of a great wood, the underlined phrase is, the underlined phrase is, he lived where, in the middle of a great wood, where का जवाब दे रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। I often wonder how you are getting on. The underlined clause is, I often wonder what, how you are getting on, कैसा सब चल रहा है, what का जवाब दे रहा है, तो that's a noun clause. Now the next question is, ट्रांसम्यूटेशन इज द ऑपोजिट ऑफ, पहले आप लोग ये देख लीजिए फिर उसके बाद जो है, ट्रांसम्यूटेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इनवॉलेंट्री, अनकैम्प्ड, ओपेक या परपिचुएशन। देखिए जी, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि विच चेंजेस, और जो चेंज नहीं होता परपीचुअल होता है, हमेशा रहता है, दैट इज कॉल्ड परपीचुअल या परपीचुएशन, तो ऑपोजिट है इसका परपीचुएशन। What word do we use for person who is morbidly concerned with his health? Kleptomaniac, health mania, cynic या valetudinarian? भैया एक व्यक्ति जो अपने हेल्थ को लेके जरूरत से ज्यादा सजग रहता है उसे वेलेट्यूडिनेरियन कहते हैं। जैसे हर समय लगता है मैं तो बीमार हूँ, ये कर लेना चाहिए, ये कर वो कर। आंसर इज डी। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और 20 दिन रह गए हैं, विदाउट वेस्ट टाइम आप लोग पढ़ें, और हमारे ऐप पर अगर आप विजिट करना चाहें बिल्कुल करें। पीजीटी के लिए स्कोपम वाला बैच जो है अगर आप खरीदना चाहते हैं, पीजीटी प्रैक्टिस है, यू कैन बाय दैट। और अभी तो जो है वो वाला भी ओपन ही है, पाइनियर वाला भी, दैट्स अप टू यू।